शुभ प्रभात प्यारे बच्चों। मैं संजीत पांडे, प्रवक्ता डिवाइन पब्लिक स्कूल मोनापुर गोरखपुर की वीडियो पाठशाला में बहुत बहुत स्वागत करते हैं। बच्चों, आज हम कक्षा 12वीं विषय हिंदी और पाठ्य पुस्तक का नाम है कि जनसंचार माध्यम और रचनात्मक अभिव्यक्ति और माध्यम, और उसमें एक शीर्षक है जनसंचार और विभिन्न माध्यमों के लिए लेखन। कि जनसंचार पत्र, टीवी, रेडियो, ये जो पत्रिकाएं, समाचार लेखन की जो पत्र पत्रिकाएं और विभिन्न संसाधन होते हैं, इसमें हम किस तकनीकी का किस तरह से एक स्वरूप से हम इसका प्रयोग करते हैं और इसका लेखन कैसे करते हैं, कौन कौन सी सावधानियां बरतनी होती है, किस स्टेप से चलता है, कितने प्रकार का होता है आदि पर चर्चा करेंगे और इसको देखने का प्रयास करेंगे। तो आइए सबसे पहले देखते हैं कि विभिन्न माध्यमों के लिए लेखन क्या है। तो विभिन्न माध्यमों के लिए एक पिछली कक्षा में भी आपने जनसंचार पढ़ा था, और जनसंचार क्या होता है। तो जनसंचार माध्यम के लिए लेखन एक सृजनात्मक लेख है। एक केवल अंतर इतना है कि इसमें माध्यम विशेष की मांग होती है तथा उसके पाठक, श्रोता अथवा दर्शक वर्ग का ध्यान रखा जाता है। जनसंचार माध्यमों के लिए लेखन बहुत सी विधाओं में किया जा सकता है, जैसे समाचार रिपोर्ट, लेख, परिचर्या, वार्ता, कहानी, धारावाहिक, फीचर, साक्षात्कार, विज्ञापन, नाटक, वृत्तचित्र, आलेख इत्यादि माध्यमों में किया जा सकता है, और हम करते भी चलते चले आए हैं। तो फिर कहता है कि अलग अलग जनसंचार माध्यम, उनके लेखन के अलग अलग अपने तरीके हैं। जैसे प्रिंट माध्यम हुआ, जो मुद्रित माध्यम है, जिसको हम पढ़ सकते हैं, वर्षों तक सजो करके अपने पास रख सकते हैं। इसमें कौन कौन सी चीज़ें, कौन कौन सी विभिन्न भूमियाँ हैं, कितने प्रकार हैं आदि पर चर्चाएं करेंगे। ऐसे ही रेडियो है, एक टीवी है और एक इंटरनेट है। वर्तमान के हमारे पास 4 जनसंचार के माध्यम उपलब्ध हैं, जो हम बखूबी इनको अपनाते हैं और इनको सुनते हैं, समझते हैं, जानते हैं। तो इस पर हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहला है कि आप समाचार को भी गौर से देखेंगे। समाचार पे भी प्रश्न बन सकता है, और समाचार क्या है, इसकी तकनीकी क्या है, उल्टा पिरामिड शैली क्या है, लाइव क्या है, एंकर क्या होते हैं, इस तरह से छोटे छोटे क्वेश्चंस बनते हैं। तो आप इसको बखूबी ध्यान देंगे और आपको समझने में काफ़ी परेशानी नहीं होगी। थोड़ी सी दिक्कत अवश्य होगी, लेकिन आप जैसे 1-2 बार अपने अभ्यास में लेंगे तो आप आसानी से समझ सकते हैं। तो आइए सबसे पहला देखते हैं कि जो सबसे पहला बिंदु हमारा है कि आखिर संचार क्या है। तो संचार का जो अंग्रेजी रूपांतरण, अंग्रेजी शब्द है, वो कम्युनिकेशन शब्द का प्रयोग किया जाता है। अब कम्युनिकेशन को डिवाइडेशन करते हैं तो कम्यून का अर्थ होता है बांटना, और इसकी उत्पत्ति मूलतः लैटिन भाषा शब्द से कम्युनिस से हुई है, जिसका अभिप्राय मन के किसी विचार या भाव को एक दूसरे के साथ बांटना। निष्कर्षतः कहा जा सकता है कि संचार अपने भाव में विचारों को दूसरों से बांटने की महत्वपूर्ण एवं सार्थक प्रक्रिया है, आप इसको कह सकते हैं। फिर अब आइए, इसमें जो सबसे पहला माध्यम है वो है प्रिंट माध्यम। तो प्रिंट माध्यम पे हम विस्तार से देखते हैं कि प्रिंट माध्यम क्या है। तो प्रिंट यानी मुद्रित माध्यम, जो संचार के आधुनिक माध्यमों में सबसे पुराना है, अर्थात जो सबसे पहले यही प्रचलन में आया था। पत्र पत्रिकाओं को सबसे पहले प्रकाशित किया जाता था। इसी माध्यम के तहत हम विभिन्न चीज़ों को व्यक्त करते हैं, देखते हैं, सुनते हैं, समझते हैं।
असल में आधुनिक युग की शुरुआत ही मुद्रण यानी छपाई के आविष्कार से हुई थी। जो मुद्रण माध्यम है या मुद्रित माध्यम है या प्रिंट माध्यम जिसको हम कहते हैं, इसी से हुई थी आविष्कार का। और इस मुद्रण, इसके जो छापे खाने थे, इसका आविष्कार या इसका श्रेय जर्मनी के गुटेनबर्ग को जाता है, जो छापा खाना यानी प्रेस के आविष्कार से दुनिया को तस्वीर बदल दी थी। सबसे पहले छापे खाने का आविष्कार उन्होंने ही किया था। यूरोप में पुनर्जागरण आदि पहला छापाखाना भारत में 1556 में गोवा में, ये इम्पॉर्टेंट है कि भारत में पहला छापाखाना 1556 ईस्वी में गोवा में खुला था ये। और इसका उद्देश्य क्या था कि मिशनरियों का धर्म प्रचार करके पुस्तक छापने के लिए खोला जाता है इसको। सबसे पहले गोवा में 1556 में मिशनरियों के धर्म प्रचार के लिए या उनकी पुस्तकें छापने के लिए इसको खोला गया था। अब कहते हैं कि प्रिंट माध्यम की विशेषता क्या है। तो सबसे पहली विशेषता है कि प्रिंट माध्यम के छपे शब्दों में अस्थायित्व होता है। हम उन्हें, दूसरा पॉइंट है कि हम उन्हें अपनी रुचि और इच्छा के अनुसार धीरे धीरे पढ़ सकते हैं। तीसरा पॉइंट है कि पढ़ते पढ़ते कहीं भी रुचिकर सोच विचार कर सकते हैं। इन्हें बार बार पढ़ा जा सकता है। चौथा है, पांचवा, इसे पढ़ने की शुरुआत किसी भी पृष्ठ से की जा सकती है। और छठा पॉइंट है कि इन्हें लंबे समय तक सुरक्षित रखकर संदर्भ की भांति प्रयुक्त किया जा सकता है। अब क्या देख पा रहे हैं कि इन जो मुद्रित माध्यम है ये सबसे उपयोगी माध्यम है, क्योंकि सपोज दैट आज मेरे पास अभी टाइम नहीं है, सुबह के टाइम नहीं है, और सुबह जैसे अन्य जो माध्यम है, जैसे इंटरनेट को छोड़ दिया जाए और टीवी रेडियो के माध्यम है, तो उस पर टाइम सेट होता है। अर्थात जो वो संपादक आते हैं, जो न्यूज एंकर आते हैं और अपनी समाचारों से हमको अवगत कराते हैं, तो वो एक निश्चित लिमिट होता है। उस दौरान हमारी कोई अगर व्यस्तता होती है तो हम इससे वंचित रह जा सकते हैं, हमको वो नहीं प्राप्त हो सकता है। तो इसलिए सबसे ज़रूरी है कि हमको ऐसे संसाधनों का प्रयोग करना चाहिए जो हमारे अवसर से उपलब्ध हो सके, इससे हम उसको जान सके, समझ सकें, पढ़ सकें। तो ये माध्यम सबसे बेहतर है। एक आता है कि प्रिंट मुद्रित माध्यमों की सीमाएं या कमियां क्या होती हैं, कितनी सीमा। तो कहता है कि निरक्षरों के लिए निम्नलिखित कमियां हैं। तो कहता है जो निरक्षर अर्थात जो पढ़े लिखे लोग नहीं हैं उनके लिए यह किसी काम का नहीं है। फिर कहता है मुद्रित माध्यमों के लिए लेखन करने वाले को अपने पाठकों के भाषा ज्ञान के साथ साथ उनके शैक्षिक ज्ञान और योगात्मक और योग्यता का विशेष ध्यान रखना पड़ता है। अगला है पाठकों की रुचियों और ज़रूरतों का भी पूरा ध्यान रखना पड़ता है। अगला है कि ये रेडियो, टीवी या इंटरनेट की तरह तुरंत घटी घटनाओं को संचालित नहीं कर सकते, यह एक निश्चित अवधि तक प्रकाशित होते हैं। और अगला है कि प्रिंट मुद्रित माध्यम में लेखन के लिए ध्यान देने योग्य बातें कौन कौन सी है। तो ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है कि मुद्रित माध्यम में लेखन को जगह यानी जो स्पेसेस होते हैं, जगह का भी पूरा ध्यान रखना चाहिए। दूसरा, जैसे किसी अखबार या पत्रिका के संपादक ने अगर 250 शब्दों में रिपोर्ट या फीचर लिखने को कहा है तो उस शब्द सीमा का ध्यान रखना पड़ेगा। अर्थात 250 से अगर अधिक होता है तो फिर जो उसकी योजना अपनी है और जितने शब्दों में उसे न्यूज़पेपर तैयार करना उसमें व्यवधान उत्पन्न होगा और वो कदापि नहीं कर पाएगा। अगला है इसकी भाषा सरल सहज होनी चाहिए। अगला है शैली रोचक होनी चाहिए। अगला है विचारों में प्रवाहमयता या तारतम्यता होनी चाहिए। अर्थात आपका जो लैंग्वेज हो, बोलने की जो तकनीकें हैं, वो आप बड़े आसानी से एक ढर्रे से अपनी बातें कह ले जाएं, ये इसकी सबसे बड़ी खूबी देखने को मिलती है। एक देख सकते हैं कि नेपोलियन बोनापार्ट का जहाज़ ऑस्ट्रेलिया में मिला। अगर इस पर कहा जाए कि एक न्यूज़ बनाने के लिए तो कहा जाता है कैनबरा एजेंसी ने इसका न्यूज़ बनाया था। तो लिखा था नेपोलियन बोनापार्ट का जहाज़ ऑस्ट्रेलिया में मिला है।
इस जहाज़ का इस्तेमाल उन्होंने अपने निर्वासन के दौरान फ्रांस में दोबारा प्रवेश करने के लिए किया था। ऑस्ट्रेलियाई फिल्मकार और टूटे जहाज़ के खोजकर्ता ब्रेन कॉप का दावा है कि उत्तरी क्वींसलैंड से दूर गहरे पानी में स्क्विप्टोर जहाज़ मिला है। अर्थात इस तरीके से जो साक्ष्य उनके पास होता है उस साक्ष्य से और रूबरू उनको अर्थात अपने पाठक वर्गों को वो परिचित करा देते हैं। इस तरह की जो तकनीकी हुए वह ध्वनि माध्यम की और मुद्रित माध्यम की होती है और मुद्रित माध्यम सबसे बेहतर माध्यम माना जाता है। अगला है कि रेडियो, जो दूसरा इसका लेखन का माध्यम है वह है रेडियो। तो रेडियो श्रव्य माध्यम है, इसमें सब कुछ ध्वनि, स्वर और शब्दों का खेल है। अर्थात रेडियो में आप देख रहे होते हैं कि जो ध्वनियाँ होती हैं, जो शब्द होते हैं, जो हमको सुनाई देता है, इसी से हम अपनी लेखनी को आगे बढ़ाने का कार्य करते हैं और इसी के ढर्रे पर हम अपनी रचनाओं को आगे बढ़ाते हैं। तो कहता है कि इन सब वजहों से रेडियो के श्रोताओं से संचालित माध्यम माना जाता है। रेडियो पत्रकारों को अपने श्रोताओं का पूरा ध्यान रखना चाहिए। इसकी वजह से यह है कि अखबार के पाठकों को यह सुविधा उपलब्ध रहती है कि वे अपनी पसंद और इच्छा से कहीं भी और कभी भी वे पढ़ सकते हैं। कहते हैं कि जो रेडियो का माध्यम होता है वे कुछ व्यक्तियों के पास ये उपलब्ध होता है और अपनी स्वेच्छा से वो हर स्थान पर उपलब्ध रहता है, उसको देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। अगर किसी समाचार लेख या फीचर की बढ़ते हुए कोई समझ में नहीं आ रही तो पाठक उसे फिर से पढ़ सकता है या शब्दकोश में उसका अर्थ देख सकता है या किसी से पूछ सकता है। अगर आप मुद्रित माध्यम को पढ़ते हैं और कोई शब्द या किसी तरह का व्यवधान हुआ या कोई सेंटेंसेस समझ में नहीं आता है तो आप किसी से सहयोग ले सकते हैं, लेकिन रेडियो माध्यम में ये सब संभव नहीं है, आप इसका इस तरह से प्रयोग नहीं कर सकते हैं। फिर कहता है कि इस तरह से स्पष्ट है कि रेडियो के अखबार की तरफ पीछे लौटकर सुनने की सुविधा नहीं होती। कुछ पॉइंट्स इसके ऐसे हैं जो नकारात्मक है। अगर रेडियो बुलेटिन में कुछ भी भ्रामक या रुचकर है तो संभव है कि श्रोता तुरंत स्टेशन बदल सकते हैं, वो अपनी इच्छा के अनुसार सुन सकते हैं। फिर अगला है, दरअसल रेडियो मूलतः एक रेखीय लीनियर माध्यम है और रेडियो समाचार बुलेटिन का स्वरूप ढांचा है, इसके आधार पर भी तय होता है। फिर अगला कहता है कि रेडियो समाचार की संरचना कैसे होती है। तो रेडियो के लिए समाचार लेखन अखबारों से कई मामलों में भिन्न है। चूँकि दोनों माध्यमों की प्रकृति अलग अलग हैं, इसलिए समाचार लेखन करते हुए उसका ध्यान जरूर रखना चाहिए। पर रेडियो समाचार की संरचना अखबारों या टीवी की तरह उल्टा पिरामिड, इन्वर्टेड पिरामिड शैली पर आधारित होती है। चाहे आप किसी भी माध्यम के लिए समाचार लिख रहे हों, समाचार लेखन की सबसे प्रचलित, प्रभावी और लोकप्रिय शैली उल्टा पिरामिड शैली होती है, जो ऊपर से नीचे के सीक्वेंस में आती है। जैसे एक त्रिकोण का बनता है और त्रिकोण से जो सबसे मुख्य खबरें होती है वो सबसे ऊपर, फिर उससे थोड़ा सा ऊपर, फिर उससे, जैसे शीर्षक से ही व्यक्ति को समझ में आ जाए कि वो क्या कहना चाहता है, क्या बताना चाहता है। देखते होंगे आप, हम जब न्यूज़पेपर पढ़ते हैं या रेडियो सुनते हैं तो न्यूज़पेपर में सपोज दैट एक उदाहरण न्यूज़पेपर का ले लीजिए, तो आप उसमें देखेंगे कि हम उसके हेडिंग्स पढ़ते हैं और हेडिंग में जो हमारे योग्य चीज़ें होती है उसके तक जाते हैं, वरना आगे की तरफ बढ़ जाते हैं। तो जो उसका शीर्षक हो वो पाठक वर्गों के, श्रोता वर्ग के एकदम क्लियर होना चाहिए, कंफर्म होना चाहिए कि आप क्या कह रहे होते हैं। फिर कहता है कि सबसे पहले इंट्रो होता है। उल्टा पिरामिड शैली में जो त्रिकोण का बनता है ऊपर की तरफ इंट्रो यानी लीड, जो हिंदी में मुखड़ा भी कहते हैं, इसमें खबर के मूल तत्व को अर्थात जो मेन बिंदु होता है उनको 2-3 पंक्तियों में बताया जाता है। फिर कहता है उसका बॉडी अर्थात जो विस्तृत ब्यौरा, और फिर नीचे का अंश जो समापन होता है, इस तरीके से लिखते हैं। तो रेडियो समाचार के इंट्रो के उदाहरण हैं, जैसे उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले में एक बस दुर्घटना में आज 20 लोगों की मौत हो गई। मृतकों में 5 महिलाएं और 3 बच्चे शामिल हैं। उत्तर प्रदेश के उन्नाव में। अब ऊपर का देखेंगे
कि हम फोकस डाल दिए, हम वहाँ पे संकेत कर दिए। अब कैसे हुआ, कहाँ कहाँ से बस जा रही, कहाँ से कहाँ तक बस जा रही थी, कितने लोग उसमें भरे थे, किस चीज़ से टक्कर हुआ, आदि आदि की बातें हम बीच के शीर्षक में डालने का प्रयास करेंगे। फिर कहता है कि रेडियो के लिए समाचार लेखन संबंधी कुछ महत्वपूर्ण बातें भी होती हैं, जैसे साफ सुथरी और राइट कॉपी, अर्थात रेडियो लेखन की जो भाषा हो वह बहुत सरल सहज हो और एकदम साफ सुथरी कॉपी आपके होनी चाहिए। लिखावट बिल्कुल स्पष्ट होनी चाहिए, किसी तरह से वाचन के दौरान उसमें दुविधा नहीं उत्पन्न होनी चाहिए। फिर कहता है कि रेडियो समाचार लेखन में अंक कैसे लिखें, तो ये थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट है कि एक से अंकों को जब लिखना, जैसे क्विंटल कोई गेहूँ का मूल्य बताना हो या किसी संख्या से लोगों को अवगत कराना हो या दिनांक बताना हो, तो इस दौरान जब हम सपोज दैट 1 से 10 तक के अंकों को शब्दों में और 11 से 99 तक के तक के अंकों को शब्दों को अंकों में लिखा जाना चाहिए। जैसे 28,33,35,500 लिखा हुआ है। सपोज दैट एक उदाहरण लेते हैं कि हमारे पास 28,33,500 लिखा हुआ है, तो हम उसको कैसे बोलेंगे, तो लिखना होता है तो हमको बोलना होता है कि इसको अंकों में लिखने की बजाय 28,33,550 लिखा जाना चाहिए, अन्यथा वाचक वाचिका को पढ़ने में बहुत दिक्कत होती है। फिर कहता है कि डेडलाइन, संदर्भ और संक्षिप्ताक्षर का क्या प्रयोग होता है और इसको हम किस रूप में करते हैं। तो रेडियो में अखबारों की तरह डेडलाइन अलग से नहीं बल्कि समाचार में ही गुथी होती है, अर्थात इसका प्रयोग हम अलग से नहीं करते, यह उसी में होता है। अखबार दिन में एक बार, वह भी सुबह और कहीं शाम छप कर आता है, जबकि रेडियो पर 24 घंटे समाचार चलते हैं। श्रोता के लिए समय का फ्रेम हमेशा आज होता है, इसलिए समाचार में आज सुबह, आज दोपहर, आज शाम, आज तड़के आदि का इस्तेमाल किया जाता है। इसी तरह बैठक कल होगी या कल हुई या बैठक में अगले दिन स्थगित कर दी गई का प्रयोग किया जाता है। इसी सप्ताह, अगले सप्ताह, पिछले सप्ताह, इस महीने, अगले महीने, पिछले महीने, इस साल, अगले साल, अगले बुधवार या पिछले शुक्रवार का इस्तेमाल किया जाना सबसे बेहतर माना जाता है। अगर इस लेखन शैली से आप इस समाचार को लिखते हैं तो वो सबसे प्रभावशाली तकनीकी मानी जाती है। अगला है टेलीविज़न। टेलीविज़न में दृश्यों की महत्ता सबसे ज़्यादा है। यह कहने की ज़रूरत नहीं कि टेलीविज़न देखने और सुनने का माध्यम है और इसके लिए समाचार या आलेख, स्क्रिप्ट जो बोलते हैं, लिखते समय कुछ बातों का ध्यान बहुत ही आवश्यक होता है। जैसे पहला है, अभी आप देखिएगा टेलीविज़न देख रहे हैं, हम तीसरा स्टेप देख रहे हैं कि पहला है हमारे शब्द पर्दे पर लिखने वाले दृश्य के अनुकूल हो, अर्थात जो पर्दे पर दृश्य दिख रहे हों उनके अनुकूल हमारे शब्द हों, उनको एकदम वो सार्थक करते हों। फिर कहता है टेलीविज़न लेखन प्रिंट और रेडियो दोनों ही माध्यमों में काफ़ी अलग है। इससे से कम शब्दों में ज़्यादा से ज़्यादा खबर बताने की कला का इस्तेमाल किया जाना चाहिए। समासयुक्त शैली जो होती है वो कि छोटे से छोटे शब्द में अपने अंदर बहुत सारे सारगर्भित अर्थ निहित हो, ऐसे शब्दों का प्रयोग करना चाहिए और ऐसे शब्दों को बताना चाहिए। फिर कहता है टीवी के लिए खबर लिखने की बुनियादी शर्त दृश्य के साथ लेखन है। कहता है कि इसमें सबसे जो बड़ा चैलेंजेज होता है इसके वाचक के पास वह ये होता है कि दृश्य उनके सामने होता है और दृश्य जैसा आप हम सब समझते हैं कि दृश्य से बहुत कुछ पढ़ा जा सकता है, देखा जा, वो अदृश्य अर्थात हमको दिखाई नहीं देता है वहाँ की चीज़ें, लेकिन दृश्य की भाव भंगिमाओं से हम बहुत सारी चीज़ें कल्पना कर करके अंदाज़ा लगा सकते हैं। इसलिए ऐसे वाचकों को हमेशा सावधान, अर्थात ऐसे खबर प्रकाशित करने वाले को हमेशा सावधान रहना चाहिए। दृश्य यानी कैमरे से लिए शॉट जिनके आधार पर खबर सुनी जाती है। अगर शॉट्स आसमान के हैं तो हम आसमान की ही बातें लिखेंगे, समंदर की नहीं। अगर कहीं आग लगी हुई है तो हम उसी का जिक्र करेंगे, पानी का जिक्र कदापि नहीं कर सकते। इस तरीके से अगर न्यूज़ बनते हैं तो सबसे प्रभावशाली न्यूज़ होंगे।
फिर कहता है टीवी खबरों के विभिन्न चरण होते हैं, जैसे फ्लैश या ब्रेकिंग न्यूज, फ्लैश या ब्रेकिंग न्यूज। फिर दूसरा होता है ड्राई एंकर, तीसरा होता है फोन इन, चौथा होता है एंकर विजुअल, पांचवा होता है एंकर वाइड, छठा होता है लाइव और सातवां होता है एंकर पैकेज। तो अब आपके लिए ये दिलचस्प होगा कि ये फ्लैश या ब्रेकिंग न्यूज क्या होता है। तो सबसे पहले कोई बड़ी खबर फ्लैश या ब्रेकिंग न्यूज के रूप में तत्काल दर्शकों को पहुंचाई जाती है। दूसरा होता है ड्राई एंकर, इसमें एंकर खबरों के बारे में दर्शकों को सीधे सीधे बताता है कि कहाँ, क्या, कब, कैसे हुआ। वो वहाँ पे मौजूद होता है। जैसे आपने देखा होगा कि वो आते हैं और कहते हैं कि आप हमारे संवाददाता राजीव से मिलिए, जो वहाँ की खबरों से आपको रूबरू करेंगे। तो वो वहाँ के यथार्थ स्थिति को दिखाने का कार्य करता है। अगला है फ़ोन इन, इसके बाद खबर का विस्तार होता है और एंकर रिपोर्ट से फ़ोन पर बात करके सूचनाएं दर्शकों को देता है। अर्थात वहाँ पे उनके अपने लोग मौजूद होते हैं और उनसे प्राप्त सूचनाओं के आधार पर एंकर आपसे अवगत कराता है। एंकर विजुअल, जब घटना के दृश्य या विजुअल मिल जाते हैं तब उन दृश्यों के आधार पर खबर लिखी जाती है। एंकर बाइट, बाइट यानी कथन होता है। टेलीविज़न पत्रकारिता में बाइट का काफ़ी महत्व होता है, ये आप ध्यान रखेंगे। अगला लाइव है, लाइव यानी किसी खबर का घटना स्थल से सीधा प्रसारण जो होता है वो लाइव कहा जाता है। और एंकर पैकेज, एंकर पैकेज किसी भी खबर को संपूर्णता के साथ पेश करने का एक जरिया है, जो संपूर्ण कोई उससे पहले छूटा नहीं होना चाहिए। इससे संबंधित घटना के दृश्य, उसमें जुड़े लोगों की बाइट या ग्राफिक के जरिए जरूरी सूचनाएं आदि होती हैं और वो उनको अवगत कराया जाता है। जैसे अक्सर टीवी पर खबरें लिखने की एक प्रचलित शैली दिखाई देगी। पहला वाक्य दृश्य के वर्णन से शुरू होता है, जैसे दिल्ली के रामलीला मैदान में हो रही है सभा, या फिर झील में छलांग लगाते बच्चे, और दृश्य वहाँ पे मौजूद होता है। टीवी में सिर्फ दृश्य के साथ ध्वनियों का भी मिश्रण होता है, इसलिए इसके एंकर को बहुत सारी सावधानियां बरतनी होती है। फिर कहता है कि रेडियो और टेलीविज़न समाचार की भाषा शैली। तो कहता है रेडियो और टेलीविज़न आम आदमी के माध्यम से, कहता है कि आम आदमी के माध्यम है। भारत जैसे विकासशील देश में उसके श्रोताओं और दर्शकों के पढ़े लिखे लोगों में निरक्षर तक और मध्यम वर्ग से लेकर किसान मजदूर तक सभी होते हैं। इन सभी लोगों की सूचनाओं की ज़रूरत पूरी करना ही रेडियो और टीवी का उद्देश्य है। जाहिर है कि लोगों तक पहुंचने का माध्यम भाषा है और इसलिए भाषा ऐसी होनी चाहिए कि वह सभी की समझ में आसानी से आ सके। सरल सहज क्षेत्रीय भाषा का प्रयोग करना चाहिए। रेडियो और टेलीविज़न के समाचारों में आपसी बोलचाल की सरल भाषा का प्रयोग करना चाहिए। इसके लिए वाक्य छोटे, सीधे और स्पष्ट लिखे जाएं। जब भी कोई खबर लिखनी हो तो पहले उसकी प्रमुख बातों को ठीक से समझ लेना चाहिए। हम कितनी सरल, संप्रेषणीय और प्रभावी भाषा लिख रहे हैं, यह जांचना और एक बेहतर तरीका है कि हम समाचार लिखने के बाद उसे बोलकर पढ़ लें। भाषा प्रभावी होना ज़रूरी है और इन सारी चीज़ों के साथ अगर हम ध्यान देते हैं तो सबसे ज़्यादा अच्छे लेखक और अच्छे वाचक हो सकते हैं। फिर इंटरनेट एक लास्ट आता है कि इंटरनेट, तो इंटरनेट पत्रकारिता या ऑनलाइन पत्रकारिता या साइबर पत्रकारिता या वेब पत्रकारिता जैसे विभिन्न नामों से जाना जाता है और वर्तमान युग की सबसे तगड़ी और सबसे अच्छी तकनीकी है। इसको हम वर्षों तक सजो करके रख भी सकते हैं, देख भी सकते हैं, अपने समयानुसार प्रयोग भी कर सकते हैं, हर एक चीज़ इससे, और आज जन जन के हाथों में यह उपलब्ध है, इसलिए सबसे अच्छी तकनीकी है। कहता है इंटरनेट एक टूल ही नहीं और बहुत कुछ है, बहुत कुछ चीज़ों से हमको अवगत कराता है। विश्व स्तर पर इंटरनेट पत्रकारिता के स्वरूप और विकास का पहला दौर 1882 से 1992 तक, जबकि दूसरा दौर 1993 से 2001 और तीसरे दौर इंटरनेट पत्रकारिता 2002 से अब तक है, जिसमें हम सब लोग सम्मिलित हैं। कोई व्यक्ति विशेष इससे बचा नहीं रह सकता है और कोई इससे अपने आप को वंचित नहीं है। तो समाचारों में सबसे सशक्त माध्यम के रूप में अगर हम पाते हैं तो वो इंटरनेट पत्रकारिता है। आज एक निश्चित भूभाग को ये अपने कब्जे में ले चुकी है और सबसे प्रभावशाली तकनीकी से इसका विकास हो रहा है।
तो ये सारे अपने विभिन्न माध्यमों के लिए लेखन रहे, आप इनको एक एक करके देखिएगा, पढ़िएगा, आप समझने का प्रयास करिएगा। किसी तरह की अगर कोई असुविधा आपको होती है तो बेहिचक आप पूछने का प्रयास करिएगा, हम आपको उस कन्फ्यूजन को दूर करेंगे। और इसे गौर से देखिएगा, 5 नंबर के क्वेश्चन आप इस चैप्टर से पाएंगे। धन्यवाद।